हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये जो पाठशाला बैच है इसके अंतर्गत हम लोगों ने सोचा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसमें से 2011 को जो पेपर पहला पेपर आपका हुआ जब से टेट शुरुआत हुई तो 2011 के इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्या निर्धारण था, किस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग यहां करेंगे डिस्कस। पूरे 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज का और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी की प्रॉपर वे में क्लास चलने वाली है साथियों। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को जितने लोग लाइव हैं शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक फैलाएंगे और बता देंगे कि स्टडी 91 आपके लिए लाया है यूपी टेट की तैयारी के लिए पाठशाला बैच। तो साथियों आइए बहुत ही शानदार तरीके से 13 नवंबर 2011 को जो पहला पेपर हुआ था इस आपके टीचिंग की दुनिया में टेट का जो पहला पेपर हुआ 13 नवंबर 2011 को, उसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए थे। आज भी 30 ही आते हैं लेकिन यह हम लगातार यह दिखाएंगे कि आप देखो 2011 से 2019 तक आपके पेपर का कैसे आना चेंज हुआ है, मूड कैसे चेंज हुआ एग्जामिनर का, लेकिन टीचरों का मूड चेंज नहीं हुआ। तो आपको वही ध्यान देना होगा, उचित तरीके से आपको मार्गदर्शन में तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, आप खुद देख पाएंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। साथियों पर्यावरण के लिए कौन सी चीजें हानिकारक हैं ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन क्या थे पहले क्वेश्चन में? कागज, कपड़ा, धातु, कागज, कपड़ा, धातु और प्लास्टिक। कागज, कपड़ा, धातु और प्लास्टिक। साथियों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किसमें से ऐसा वह कौन सा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। देखिए पर्यावरण के लिए वही वस्तुएं हानिकारक होती हैं या नुकसानदायक होती हैं जो न तो सड़ती गलती हैं या न अपघटित होती हैं और या फिर न तो उसका दोबारा प्रोसेस हो सके। तो आप खुद अंदाजा लगा देंगे ये कागज जो होता है सड़ गल जाता है, कपड़ा भी, धातु भी। इसमें से एक चीज है प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, न तो जल्दी गलता है और न ही जल्दी अपघटित होता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से स्टडी 91 से जुड़े हैं, बहुत मजा आने वाला है। प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स के आपके प्रोवाइड होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हुए 2011 से लेकर 2019 तक सब कुछ प्रोवाइड होंगे। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, आप आराम से जाकर के प्ले स्टोर से, कहां से? प्ले स्टोर से जाइए और प्ले स्टोर में स्टडी 91 को डाउनलोड कर दीजिए। किसको? ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा स्टडी 91, वहां आप स्टडी 91 को डाउनलोड करके आप खुद देख पाएंगे कि आपको टेट के लिए कितनी चीजें वहां से प्रोवाइड हो रही हैं। और इस समय टेट का जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है पाठशाला बैच, उसमें बहुत भारी भरकम छूट है। टेट का पाठशाला बैच आप सिर्फ कितने में परचेस कर सकते हैं? 399। सोचिए इतने कम फीस में आपके लिए जबरदस्त सुविधाएं हैं। सारे क्वेश्चंस आप खुद जाएंगे, जैसे ही आपको जाएंगे आप देखेंगे तो वहां पर टेट का एक होगा, गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करेंगे स्टडी 91 में तो आपके सारे इंट्रोडक्शंस वीडियो मिल जाएंगे, आपके पूरे सिलेबस मिल जाएंगे, हमारी पूरी फैकल्टी मिल जाएगी, हमारे पूरे फैकल्टी के एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप परचेस करेंगे तो आपको प्रत्येक दिन प्रॉपर वे में क्लासेस भी मिलती रहेंगी और यूट्यूब पर भी हम लोग आपके सामने जुड़े हुए हैं। लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कराएंगे। आज इसकी पहली सेशन है, पहला सेशन में हम लोगों ने पहले पेपर को स्टार्ट किया है जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से। आइए बात करेंगे कि आपकी यूपी टेट, देखिए क्या है? प्लास्टिक इसका सही जवाब है, क्योंकि प्लास्टिक न तो गलता है, गलता नहीं है। अच्छा ये बताइए अगर गलता नहीं है तो यह अपघटित भी नहीं होता, डिकम्पोज भी नहीं होता।
क्या नहीं होता, अपघटित। और अगर कोई भी चीज अपघटित नहीं होगी तो वह पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। चलिए साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। आपका ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। आपके ऑप्शन है फान में, डेसी में, डेसीबल में या डेसीमल में। तो देखिए सोच समझकर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। सभी लोग शानदार तरीके से इसका जवाब देंगे कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो अगर आप लोग जानने का प्रयास करेंगे तो किस में मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। देखिए साथियों, डेसीबल में ये ध्वनि को मापा जाता है या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 70 से 80 डेसीबल, कितना, 70 से 80, 70 से 80 डेसीबल, 70 से 80 डेसीबल की अगर ध्वनि होगी तो मनुष्य इसको सहन कर सकता है। कौन सहन कर सकता है, मनुष्य सहन कर सकता है। और अगर इससे ज्यादा होगा तब होता है क्या, प्रदूषण। आपके एग्जाम में यह तो पूछ लिया कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण का मात्रक क्या है, किसमें मापते हैं, लेकिन अब भविष्य के एग्जामों में पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण किस डेसीबल से शुरू होता है। तो 70 से 80 डेसीबल से जैसे ऊपर ध्वनि जाएगा तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा, या वह ध्वनि प्रदूषण में बदल दिया जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। चलिए आइए बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा इसका सही जवाब क्या है, डेसीबल। शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त। देखिए साथियों, क्या होता है, आपको सारी चीजें मिलेंगी बहुत ही शानदार तरीके से। हम जो करते हैं, कहते हैं, आप खुद जाकर हमारे गूगल प्ले स्टोर से हम स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से दिखेंगी कि हाँ देखिए कितना है दम जो हम आपके साथ लगे हुए हैं। हम पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो यूपी टेट 2011 के क्वेश्चन में आपका इन्वायरमेंट में आया था। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा अगर हम कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करेंगे। अच्छा, हम लोग कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा कहां करते हैं, फसलों में करते हैं। कहां करते हैं, फसलों में, नो डाउट। तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या सभी प्रदूषण। तो प्यारे साथियों, कीटनाशकों का प्रयोग हम फसलों में करते हैं, पानी वहां होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण। इसमें कोई बात नहीं है। जल को प्रदूषित करने के और भी माध्यम हैं, जैसे नाले हैं, शहर से बड़े बड़े निकलने वाले नाले हैं, कचरे हैं जिससे जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। नालों का पानी, गंदा पानी जा रहा है जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। मल मूत्र जा रहा है जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो ये सब जल प्रदूषित करने के कारण है। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, क्या है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, साथ ही गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुएं, ये भी क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को प्रदूषित करते हैं। और पेड़ों के कम होने से भी वायु प्रदूषण होता है। पेड़ों के कटाई भी वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही लाभदायक है। और रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण से शोर शराबा जो होता है ये सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होता है, तो आप कहेंगे जल प्रदूषण होता है। कौन सा होता है साथियों, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता था, लोग मरने लगते हैं, पीने के लिए पानी नहीं होता। चलिए आइए बात करेंगे, जल प्रदूषण हो गया। नेक्स्ट चलिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा शानदार बना है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो यह आपको बताना होगा कि पूरे दुनिया में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने वाली कौन सी संस्था है। तो देखिए साथियों, इसमें WWF लिखा है। WWF क्या है, एक प्रकार का NGO है, वह कार्य इस पर नहीं करता। यह क्या करता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखता है। क्या, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखता है। वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखता है। पेटा जो है वह क्या आता है, पशुओं से संबंधित एक संस्था है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में अगर कोई पर्यावरण से संबंधित चीजों का देखभाल करता है तो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पर्यावरण पर कार्य करने वाली कौन सी संस्था है? तो IUCN है। कौन सी है? IUCN। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यही संस्था का नाम क्या? IUCN है। संस्था का नाम क्या है? IUCN है। और यही संस्था संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड बुक जारी करती है, रेड लिस्ट जारी करती है। जो भी आपको समझ में आए आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहां पे प्रोवाइड होनी चीजें। क्या जारी करती है? रेड लिस्ट जारी करती है या रेड बुक जारी करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वह आपके इकोलॉजी सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। कहां से लिया गया क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है साथियों वह आपके इकोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सिस्टम है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है यह आपको जानना है। सभी पौधों द्वारा होती है, सभी जंतुओं द्वारा होती है, सभी हरे पौधों द्वारा होती है या वायरस द्वारा होती है। देखिए साथियों, अगर आप प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके माध्यम से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ध्यान दीजिएगा और क्या चाहिए? और चाहिए सनलाइट। यही से आपका आंसर निकल कर आएगा। आप सारे तत्वों को जान लेंगे तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और चाहिए क्या? क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम। अब तो खुद अंदाजा हो गया होगा कि पर्णहरिम किसमें पाया जाता है। तो यहां से क्या होता है कि पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन। क्या बनाते हैं? अपना भोजन। तो किसके माध्यम में बनाते हैं? सबसे पहले ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं साथियों? ऑक्सीजन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पर्णहरिम किस। अभी देखिए इक्वेशन जो है ना वो इक्विवेलेंट नहीं है। क्या है? यह जो आपका इक्वेशन है वह इक्विवेलेंट नहीं है। अगर यहां हम लगा दें कितना? 6। क्या लगा दे? 6। तो एक कार्बन 6 हो जाएगा। H12 यहां 12 2 14। यहां हम लगा दें क्या? 7। क्या लगा दें? 7। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के कुल कितने अणु हैं यहां पे? तो 6 2 8 1 9। यहां पर कितने हैं? 6 दूनी 12, 12 और 7 19। तो हम यहां क्या करेंगे? अगर यहां पे हमको 19 करना है तो हम क्या करेंगे? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हाइड्रोजन के कुल कितने हो गए भाई? 12। कितने हो गए? 12। लेकिन हाइड्रोजन चाहिए कितना? 14 चाहिए। 12 और 2 14। 14 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। कार्बन को चाहिए 6 कार्बन यहां पर है। बात किसकी फंस रही है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 8 और 1 9। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12, 12 7 19। हमको कितना चाहिए? 10। तो आप ये बताइए, अगर हमको 10 एक्स्ट्रा चाहिए तो हम यहां पे लगा देते हैं 6। नहीं, यहां पे 6 नहीं लगाएंगे साथियों, यहां पे लगाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। हम लगाएंगे यहां पर।
तो ये हो गया, आप देखेंगे 12, 1 13, 6 19। अब आपका जो है एकदम इक्वल है। यही होता है प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आप खुद देखिएगा, आपका जो ये रिएक्शन है एकदम बैलेंस है। 6 कार्बन के 6 कार्बन के, और फिर क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन के आपको चाहिए कि 12 और 2 14, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने चाहिए 6, 6 1 7, 12 7 19, तो 7 यहां हो गए और आपके 12 यहां पे हो गए, तो 12 7 19। तो पर्णहरिम, देखिए यहां पर जो चीज आपको सीखना है वह यह सीखना है कि पर्णहरिम किसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है सभी हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, सभी हरे पौधों में होती है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से और पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और किसकी, जल की, और सूर्य के प्रकाश की, और क्लोरोफिल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं पेड़ पौधे, वायुमंडल से लेते हैं। कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। और जल कहां से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं, अंदर से लेते हैं। और ये होता है सनलाइट कहां से आता है, ऊपर से आता है। ये पर्णहरिम कहां से मिलते हैं, हरे पौधों में होते हैं। कहां होते हैं, हरे पौधों में पाया जाता है पर्णहरिम। तो बनता क्या उससे, C6H12O6, यानी अगर इसको हिंदी में लिख दें तो क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन जीव जंतुओं की सांस लेने के लिए पेड़ पौधे मुक्त करते हैं, किस माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, किस माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। देखिए कितना शानदार मजा आ रहा है। तो आप इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या है, इक्वेशन है। किसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। बहुत ही शानदार है और आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी क्या है, यह फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। आपका क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपादित होती है। सारी बातें मैंने आपको बता दी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे क्या करते हैं साथियों कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, गर्मी भी कम हो जाती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि देखिए कितना अच्छा खासा उत्सर्जन हो रहा है। चलिए यहां पर आपका सही जवाब होगा सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पुनः मैं आपको एक इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। CO2 प्लस 7H2O प्लस सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा, प्लस क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल बनता क्या है, C6H, क्या बनता है, C6H12O6, ठीक। फिर 6O2 प्लस H2O। तो आप खुद अंदाजा लगा देंगे कि कितना शानदार तरीके से हम लोगों ने यहां पर इस इक्वेशन को सेट किया है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है, आप लोग इसको बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। चलिए, परम तापमान यानी कैपिटल T क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परम तापमान या कैपिटल T आपसे पूछा है कि परम तापमान को किससे डिनोट करते हैं, तो परम तापमान को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल T। और क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है परम तापमान। कितना शानदार, परम तापमान क्या होता है, केल्विन होता है। बहुत शानदार है कि परम तापमान केल्विन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 7। ये तो एकदम सस्ता, एकदम हलवा क्वेश्चन है साथियों, आपको सबको इसका जवाब पता होगा। आप लोग आंसर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और पुनः सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जाइए क्या, प्ले स्टोर से
आप लोग जाइए आराम से प्ले स्टोर से हमारा आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ लिखिएगा स्टडी 91, वहाँ आपको एप्लीकेशन मिलेगा, तो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएगी। और एक पाठशाला बैच हम लोगों ने शुरू किया, बहुत ही शानदार बैच है। पाठशाला बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी फीस हमने बहुत ही कम रखी है, मात्र 999 रुपए। उसमें टेट के सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइको और इन्वायरमेंट जो भी आते हैं सब कुछ मिलेगा। एक बार देखिए, आप लोग जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर यूपी टेट का आएगा, ब्लॉग आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ के टीचर को देख सकते हैं, टीचर के इंटरव्यू वीडियो को देख सकते हैं, हमारे टीचर की क्वालिटी को देख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, हमारी फैकल्टी को देख सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो साथियों, आपको बताना होगा कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, उसके बाद O2 होता है, ऑक्सीजन होता है कितना 20%, 20.8 होता है, इसको 21% कहते हैं। बहुत सही, एकदम हलवा है साथियों, हलवा है। आप लोग खुद आराम से कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, क्योंकि स्टडी 91 का शानदार बैच आपके सामने है। चलिए जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अबे तो खुद आप सोच समझ करके जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम कागज के थैले का प्रयोग रोकता है, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, नायलॉन के थैले का प्रयोग रोकता है, या चमड़े के थैले का प्रयोग रोकता है। तो कौन सा? प्लास्टिक का थैला। भाई पर्यावरण के लिए जो नियम बनाया गया होगा, अगर उसमें रुकावट होगी तो किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के थैले का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि प्लास्टिक का थैला सर क्या होता है, अपघटित नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यह मृदा की उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देता है, जिस मिट्टी में पड़ा रहता है वहां की उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए प्लास्टिक के थैले का प्रयोग पर्यावरण के लिए बनाए गए नियम में नहीं आता। यहां इसको क्या है, वर्जित है, निषेध है, प्रतिषेध है कि आप प्लास्टिक के थैले का प्रयोग। बहुत शानदार, देखिए कॉमन सेंस से इन्वायरमेंट हल होते भाई, रटने से नहीं होते। बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सारी चीजें मिल रही हैं। चलिए आइए अब लोग बात करेंगे क्या है कि प्लास्टिक का थैला है, क्या है? प्लास्टिक का थैला है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वायु प्रदूषण, क्या पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण किसके माध्यम से होगा? निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? जो जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है? धुआं और कुहासा। क्या? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी होंगे, वायु को प्रदूषित करने में इन सब का योगदान होता है। चाहे धुआं हो, चाहे वाहनों से निकलने वाली गैस हो, चाहे जलती हुई लकड़ी हो, चारकोल हो, कोयला हो, कुछ भी हो, ये सब वायु प्रदूषण के लिए होते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट, सही और शानदार जवाब है। आप लोग खुद देखो कितना मस्त तरीके से आप सभी जवाब दे रहे हो। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हो बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो, बहुत ही जोरदार तरीके से दे रहे हो। तो प्लीज एक बार और शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद एक योग्य हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर है, तो आप खुद जांचिए, परखिए और आइए देखिए। बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन। स्टेलेक्टाइट और स्टेलामाइट में किसका निक्षेपण होता है? यह आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट
में किसका निक्षेपण होता है? जल्दी से कमेंट्स करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका निक्षेपण किस में होता है? सिलिका में हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाता है, या सोडियम कार्बोनेट में हो जाता है? तो आपको बताना होगा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निक्षेपण किस में होता है? तो साथियों उसका सही जवाब होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में उसका निक्षेपण होता है। किस में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में उसका निक्षेपण होता है। चलिए आइए जोरदार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। महासागर ने पृथ्वी के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है कितने भाग पर महासागर पाया जाता है? यह आपसे पूछा है 3/4 भाग पर। कितना? 3/4 भाग पर। ये आपको बताना होगा 1/2 भाग पर, 1/4 भाग पर, या 2/3 भाग पर। चलिए बताइए। तो भाई आप सबको पता है ये हमारी माता जी हैं, पृथ्वी हैं, इसके चारों ओर महासागर है। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रतिशत भाग पर महासागर कितने प्रतिशत भाग पर है। तो जल्दी से सभी लोग जवाब दें। तो आपको सभी को पता होगा लगभग 3/4 भाग में, यानी बात करें तो लगभग 75% भाग में, 75% भाग में क्या होता है? महासागर पाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होना है? इसका सही जवाब होना है 3/4। सबको पता है भाई, लगभग बात की। अगर एक्चुअल में बात करेंगे तो 70.8% भाग पर जल है। कितना? 70.8% भाग पर। 29.2% भाग पर स्थल है। तो यही बात आपको बतानी थी। तो 29% का कोई मतलब नहीं होता, 3/4 मतलब लगभग 75% भाग पर क्या पाया जाता है? महासागर पाया जाता है। साथियों बहुत शानदार तरीके से चीजों को लेने का प्रयास करिए। आपके महासागर में बात करें तो कई सागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, अटलांटिक सागर है, आर्कटिक सागर है। तो सारी चीजें आपको वहां पे दिखेंगी ये जब क्लास में आएंगे तो। चलिए आप बताइए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। आपका ये शुद्ध हिंदी वाला क्वेश्चन है। अगर थोड़ा इंग्लिश में होता तो आप लोग शायद इसका जवाब दे सकते थे। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन है जिसके माध्यम से विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है? क्या बताना है? कौन है जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो साथियों जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है या विश्व उष्मायन है, वह किसके माध्यम से होता है? वायु प्रदूषण के माध्यम से होता है। वायु प्रदूषण के माध्यम से होता है। इसके लिए मुख्यतः गैसें कौन कौन सी हैं? इसके लिए बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो देखिए ये चीजें जो एक गैसें चार आपको दिख रही हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग की गैस है। ग्लोबल वार्मिंग की गैसें वैश्विक तापन में वृद्धि करने वाली गैस हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापन होगा, तो जो हमारे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास जो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वह पिघलेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो वैश्विक तापन में वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13 की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे साथियों। मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। और मैंने बता दिया, आराम से प्ले स्टोर से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टडी 91 का, वहां से सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। एक पाठशाला, बहुत ही शानदार बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो बताइएगा सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? जो सीएनजी होती है एक प्रकार की गैस है, आप लोगों ने देखा होगा, वाहनों में भरी जाती है। तो इसका पूरा नाम पूछ रहा है कि आप सीएनजी का नाम बता दो, क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो जल्दी से बताइए, सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस है या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस है? तो जो सीएनजी है उसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस किया जाता है उसको, एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जिसके माध्यम से आपके वाहन चलते हैं, ऑटो चलते हैं, बसें चलती हैं, सारी चीजें चलती हैं। किसके माध्यम से? सीएनजी के माध्यम से। इसके जलने से क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण शून्य होता है। इसका मतलब है कि अगर इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह पर्यावरण के अनुकूल होगा। क्या होगा? पर्यावरण के अनुकूल होगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदल करके भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के अनुकूल, तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सी गैस होगी? सीएनजी होगी, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए सीएनजी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ऐसे प्राणी जो मरे हुए जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकंपोजर, स्क्वेंजर या ओमनिवोर। तो आपको बताना होगा कि मरे हुए जंतुओं पर जो जीवन निर्वाह करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए साथियों, अगर उसको कहेंगे तो यहां का जो ऑप्शन होगा वो होगा स्क्वेंजर। क्या होगा? स्क्वेंजर। अच्छा, मरे हुए जंतुओं पर अपना जीवन का निर्वाह कौन करते हैं? जैसे मान लीजिए गिद्ध, और उसके बाद और अगर गहराई में जाएं तो कवक, जीवाणु, और इनको स्क्वेंजर का मतलब होता है मेहतर, यानी इनको प्रकृति का मेहतर। अच्छा, मेहतर कौन होता है भाई? जो सफाई करने आता है ना, उसकी शुद्ध हिंदी होती है मेहतर। क्या होती है? मेहतर होता है। इसलिए स्क्वेंजर्स यानी गिद्ध, कवक, जीवाणु जो अपघटित करते हुए मरे हुए मृत पदार्थों को, माफ कीजिएगा, मरे हुए मृत जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के पत्तियों को सड़ाते गलाते हैं, पृथ्वी में मिला देते हैं उनके कार्बनिक पदार्थों को, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर, प्रकृति का मेहतर बोलते हैं, या सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। किसका? सफाई कर्मचारी। किसका? प्रकृति का सफाई कर्मचारी। किसको बोलते हैं? स्क्वेंजर को। स्क्वेंजर का काम क्या है? अन्य मरे हुए जीव जंतुओं पर वह निर्भर होता है। ठीक, चलिए, गिद्ध है, कवक है, जीवाणु है, यानी जो मरे हुए जीव जंतु हैं वो सड़ते गलते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। गायब होकर कहां जाते हैं? ये अपघटित हो जाते हैं, या तो उसको लोग खा लेते हैं जीव जंतु, या क्या होता है कवक और शैवाल के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है कार्बनिक पदार्थों के रूप में, उसको स्क्वेंजर कहते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है आपका। आइए जवाब दीजिएगा आज के सेशन का नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे, प्रकाश मंडल होगा नहीं, वायुमंडल में पेड़ पौधे होते नहीं, इन दोनों में से आपको चेक करना है। तो आप बताइए ज्यादा पेड़ पौधे कहां होते हैं? महासागरों में होते हैं या धरातल पर होते हैं? खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादा पेड़ पौधे तो स्थल मंडल में भी होंगे ना भाई, पर्वत पर होंगे, पठार में होंगे, मैदान में होंगे, यहीं से होंगे। तो सबसे अधिक पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। सबसे अधिक पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे अगर कहीं पाए जाते हैं तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। हालांकि पेड़ पौधों के लिए जल की भी जरूरत पड़ेगी, वायु की भी जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पाए कहां जाएंगे? स्थल मंडल में ही पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपका आंसर है स्थलमंडल। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक? देखिए अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो कारक मिलते हैं, बायोटिक फैक्टर यानी जीवीय कारक, ए बायोटिक फैक्टर यानी अजीवीय कारक। क्या? जीवीय कारक और अजीवीय कारक, बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर। अच्छा जीवीय कारक कौन है सर? तो जीवीय कारक ऐसे हैं जिसमें जीव जंतु होता है, जिसमें क्या होता है? जीव जंतु होता है, जैसे वनस्पतियां, वनस्पति, जीव जंतु। भाई यही तो है ना, इसमें सब मानव सब आ गए। अजीवी कारक में कौन है? पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, चट्टान है, जल है, मृदा है। ये सब क्या है? इनमें तो जीव होता नहीं, तो आपको बताना है कौन में जीव नहीं होता, कौन जीवी कारक नहीं है। भाई पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतुओं में होता है, सूक्ष्म जीवों में, प्रस्तर में नहीं होता। प्रस्तर का मतलब पत्थर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर में जीव तो होता नहीं भाई। स्टोन में कहां जीव होता है? पत्थर में जीव नहीं होता है, क्योंकि चट्टान आपने यहां देख ली, तो जीवी कारक कौन नहीं है? पत्थर नहीं है, चट्टान नहीं है। भाई जीवी कारक मतलब जिसमें जीव हो। जीव किसमें होता है? वनस्पतियों में होता है, जीव जंतुओं में होता है, और बाकी सारी चीजें अजीवित है, निर्जीव है। चलिए नेक्स्ट प्रस्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, समझ बूझ करके जवाब देना है, जल्दीबाजी में रट करके जवाब नहीं देना है। एक बार और सभी लोग वीडियो को शानदार तरीके से शेयर करेंगे और बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु। क्या? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए सर, इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वह होता है जहां जीवी और अजीवी दोनों घटक होते हैं। भाई जीवी और अजीवी घटक, यही तो बात है ना। जीवी और अजीवी, जहां दोनों घटक पाए जाएंगे। भाई जीवी और अजीवी घटकों के पारस्परिक संबंधों को ही तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सजीव और निर्जीव, यानी सजीव के चारों ओर पाया जाने वाला निर्जीव वातावरण ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब जहां सजीव भी हो, निर्जीव भी हो, जहां जैविक कारक भी हो और अजैविक कारक भी हो, वही होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो देखिए वायु एक प्रकार का क्या है? अजीवीय घटक है। वायु एक प्रकार का अजीवीय घटक है। जल भी एक प्रकार का क्या है? अजीवीय घटक है। अजीवीय घटक है, बहुत शानदार। मृदा भी क्या है? एक प्रकार का अजीवी घटक है। तो सर इसका जवाब क्या होगा? तालाब होगा, क्योंकि तालाब में क्या पाया जाता है? तालाब में जल भी पाया जाता है, मृदा भी पाया जाता है, शैवाल भी पाया जाता है। तालाब में जीव यानी मछलियां भी पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? मछलियां भी पाया जाता है। तालाब में मेढक भी पाया जाता है, तालाब में सर्प भी पाया जाता है। तालाब देख रहे हैं ना, तो जल, मृदा ये जीवी अजीवी कारक है। शैवाल, मछलियां, सर्प, मेढक ये क्या है? अजीवी कारक हैं, मतलब जीवी कारक हैं। तो अजीवी और जीवी जहां दोनों कारक पाए जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है साथियों? तो उसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल रटना नहीं है। जहां जीव और निर्जीव का मिश्रण हो, जिस
किसी विशेष क्षेत्र में, एकांक क्षेत्र में जीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, वही होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। क्योंकि जीवों और निर्जीव यानी बायोटिक और एबायोटिक के जो परस्पर रिलेशन संबंध होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम बोलते हैं। देखिए तालाब आपका सही आंसर बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आपके स्क्रीन पर है। क्या कर रहा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। देखिए साथियों, जो फ्लोरा और फैना है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे। ये जो फ्लोरा शब्द है, पहली बात तो समझिएगा, ये जो फ्लोरा शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर। अगर यहीं से फ्लावर शब्द की उत्पत्ति हुई है, फ्लावर से, कहां से? फ्लोरा से, फ्लावर शब्द से उत्पन्न हुई। और फ्लावर का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। ठीक है, अब खुद आप बता देंगे। और एक शब्द है फैना, एक शब्द है फैना। फैना भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका मतलब क्या होता है? फैना का मतलब होता है फ्यूनल। क्या होता है? फ्यूनल। और फ्यूनल का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। तो फैना और फ्लोरा किससे संबंधित है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेड़ पौधे। ये लैटिन भाषा का शब्द है, आपके वनस्पति विज्ञान में मिलता है, इन्वायरमेंट में भी इसको हम पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो फ्लोरा एंड फैना, फ्लोरा का मतलब फ्लावर, फ्लावर का मतलब वनस्पति, फैना का मतलब फ्यूनल मतलब जंतुओं। तो फ्लोरा और फैना का संबंध पेड़ पौधों और जंतुओं से है। किससे है? पेड़ पौधों और जंतुओं से है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्या? ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? तो भाई जो सूर्य है, ये सूर्य है, यहां पर सूर्य को थोड़ा रेड बना देते हैं भाई, मजा आ जाएगा ना। देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं पृथ्वी पर, तो इसकी रक्षा कौन करता है? जो सूर्य से पैरावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, हानिकारक किरणें आती हैं, तो उससे रक्षा कौन करता है? तो यहां पर वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं तरह तरह की। तो यहां पर सबसे पहले कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद कौन सी परत होती है? समताप मंडल होता है। और समताप मंडल में गैस पाई जाती है ओजोन। ओजोन गैस की जो परत होती है, ओजोन गैस की जो परत होती है, वही सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी क्या रक्षा करती है? कौन करती है? ओजोन गैस की परत। देखिए ओजोन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। सबसे पहले दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं यार? ये बता दो, ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं? तो ओजोन की मोटाई को मापते हैं डाबसन में। किसमें मापते हैं? डाबसन में मापते हैं। समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसमें? डाबसन में। ठीक है, अच्छा ये बताइए ओजोन की सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण कहां हुआ है? ओजोन की परत सबसे ज्यादा पतली कहां हुआ है? छिद्र कहां हुआ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। कहां हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। अच्छा, ओजोन के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अच्छा, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें हमारे लिए क्या नुकसान पैदा कर सकती हैं? तो हमारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो जाते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होता है। चलिए, बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था और इसी दिन से, और कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए
आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 21 नंबर क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यार हम वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? चलिए बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वायु प्रदूषण को कैसे कम। देखिए आपका मैं बहुत टाइम नहीं ले रहा हूं, बहुत शानदार बहुत शार्प तरीके से मैं चल रहा हूं और आपका यह दायित्व है कि आप वीडियो को जम करके शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि स्टडी 91 लाए आप सबके लिए जबरदस्त पाठशाला बैच और उसमें एडमिट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से आप जाएंगे तो आपको ब्लॉग मिलेगा, वहाँ आपको यूपी टेट का ब्लॉग मिलेगा। आप यूपी टेट के कोर्स को अगर परचेस करते हैं, हमारी पाठशाला बैच को इस समय फीस में बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, आपको केवल 999 दे रहे हैं। सोचिए जो आप लोग 8,000 10,000 खर्चा करते हैं तो उससे भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मात्र 999 में हम आपके बीच में हाजिर हैं, क्योंकि मकसद आपका सिलेक्शन है, पैसा कमाना नहीं। तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वृक्ष होते हैं ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं सॉरी साथियों, जो हमारे वृक्ष होते हैं वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और वायु प्रदूषण में अगर सबसे ज्यादा किसी गैस का योगदान है तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और वृक्ष अपने भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वृक्ष क्या करते हैं कि भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वृक्षों के द्वारा ही वायु प्रदूषण को क्या किया जा सकता है? कम किया। मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, ये सब वायु प्रदूषण को कम करने के माध्यम नहीं है। वायु प्रदूषण को अगर कोई कम कर सकता है तो हम किसके? वृक्षों के द्वारा ही कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सल्फर हाइड्रस सल्फर, सल्फर फेरस या सल्फर डाइऑक्साइड? तो देखिए जवाब आपको देना है। कमेंट्स आप जबरदस्त तरीके से करिए, आपको कमेंट्स करना है, शानदार तरीके से आप सभी को जवाब देना है और आपको बताना होगा कि वातावरण में सबसे ज्यादा हानिकारक अगर सल्फर गैस की बात करें तो वह किस रूप में होता है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होता है। बहुत ही शानदार जवाब था, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दे रखा है। तो प्लीज साथियों एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से शेयर करते रहिए और आइए हम लोग रोमांचक मोड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अच्छा पूछा है कि महासागरों का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है? चलिए भैया बताइए कि महासागरों का जल स्तर लेवल क्यों बढ़ रहा है? जल्दी से आप बता सकते हैं कि महासागरों का जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों के जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्लीय वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर अभी आपको पता है तो मैंने बताया था कि वैश्विक तापन से, क्या ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है जानते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं और वहां से बर्फ पिघल करके कहां आ रहे हैं? जल के रूप में महासागरों में आ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जितना महासागरों में जल है ना, उससे कहीं ज्यादा जल बर्फ के रूप में है, बहुत ज्यादा बर्फ के रूप में। पूरा ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हजारों किलोमीटर चौड़ी परतें हैं बर्फ की। तो बर्फ अगर पिघल जाए, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, अगर वो पिघल रहे हैं तो क्या होगा? महासागरों में जल का स्तर बढ़ता रहेगा। महासागरों में जल का स्तर बढ़ता रहेगा। चलिए शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। भूकंप किसमें मापा जाता है? क्या पूछा रहे? भूकंप मापा जाता है, किससे मापा जाता है नहीं पूछा। भूकंप मापी यंत्र की बात नहीं किया है, स्केल की बात किया है कि भूकंप किसमें मापा जाता है।
बोफोर्ट पैमाने में डेसिबल में, अच्छा डेसिबल में तो ध्वनि मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। डेसिबल में क्या मापते हैं हम लोग? ध्वनि मापते हैं। न्यूटन में हम लोग बल को मापते हैं। किसको मापते हैं? बल को मापते हैं। बोफोर्ट पैमाना तो मैंने आज तक सुना नहीं भाई। रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। अच्छा, रिएक्टर पैमाना लगा किस में होता है? सिस्मोग्राफ में लगा होता है। रिएक्टर पैमाना किस में लगा होता है? सिस्मोग्राफ में लगा होता है। एक स्केल होता है, उसी के हिसाब से भूकंप की तीव्रता की गणना की जाती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 तक होता है। ठीक है, अभी पहले 10 तक होता था, अब 8 तक हो गया। चलिए, तो भूकंप की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, या भूकंप को हम किस में मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। और रिएक्टर पैमाना भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ में लगा होता है। भूकंप पैमाना किस में लगा होता है? रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर पैमाना लगा होता है सिस्मोग्राफ में, और सिस्मोग्राफ की ही सहायता से हम भूकंप को मापते हैं। मापते किस में है? रिएक्टर में मापते हैं। चलिए, अच्छा देखिए, क्वेश्चन और आ गया। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का। तो इसमें से आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी प्रदूषण वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, साथ में जमीन से जल को ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12 और O6 बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनाते, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और शोषित करते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे और आपके लिए उपलब्ध होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधों को लगाना होगा। अगर पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधों को क्या करना होगा? लगाना होगा। चलिए, आइए शानदार तरीके से चीजों को आगे देखते हुए बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। अच्छा, धातुमय प्रस्तर का मतलब होता है कि ऐसा पत्थर, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? ऐसा पत्थर जिसमें क्या हो? धातु हो। तो आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, अयस्क। अयस्क जो होते हैं वह एक क्या होते हैं? पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, और एक क्या होते हैं? धातुओं के ही अयस्क होते हैं। अयस्क किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। जैसे बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड एक पत्थर के रूप में पाया जाने वाला अयस्क है, और इसमें कौन सी धातु निकलती है? एल्यूमिनियम। तो क्या होगा जवाब? अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? कच्चा माल होते हैं। किसके? धातुओं के, पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार है, आप लोग आराम से इसको पढ़िए, जवाब देते रहिए जबरदस्त तरीके से। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। क्या पूछ रहा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा कि विश्व उष्मन, यानी वही बात फिर आ गई भाई। देखिए बड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या पूछा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकलने वाले गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस। देखिए गर्म हवा से तो कितनी गर्म हवा आएगी, ये सब वायुमंडल में अब्जॉर्ब हो जाती है। वाहनों से जो निकलने वाली गैसें होती हैं, और खासकर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और मीथेन भी निकलती है। तो कहने का मतलब है कि यहां से क्या होता है? वैश्विक तापन वाली गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती हैं, और यही समस्या पूरे दुनिया में इस समय हो रही है। होड़ मची हुई है। क्या होती है? अपने विकास के लिए लोग
होड़ मचा के रखे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन में लगातार वृद्धि हो रही, बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जो बहुत ही नुकसानदायक है अलग अलग देशों के लिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कहा जाता है, तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समुद्रिक कक्षपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भाई बहुत दिनों से उपस्थित है, 150 मिलियन वर्ष बहुत होता है, जीवाश्म में उपस्थित हैं। तो भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षपों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये सब पाए जाते हैं। केनेप्से रिडले पाया जाता है, लागर्ड रेड पाया जाता है, ऑलिव रिडले पाया जाता है, फ्लैट टबैक पाया जाता है। तो आपको यह बताना होगा कि सबसे अधिक कौन से समुद्री कक्षप की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराने भी हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए ऑलिव रिडले। क्या ऑलिव रिडले सबसे ज्यादा है? दूसरे नंबर पर ए है, तीसरे नंबर पर ए है, चौथे नंबर पर ए है। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑलिव रिडले। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये बहुत थोड़ा टफ है आप सभी के लिए, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हालांकि हमेशा नहीं आते। 2011 में चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। किस लिए पूछा गया था? क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। चलिए आइए, हो गया। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम संख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए क्या मतलब इसमें पूछा है कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए उन्हीं के वातावरण में उन्हीं के जीवन के अनुकूल दशाएं अगर हम पैदा कर रहे हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसे हम क्या कहते हैं? हम राष्ट्रीय पार्क बनाते हैं, अभ्यारण्य बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है? जैसे हम लोग बाघ अभ्यारण्य बनाते हैं, तो बाघों के जीवन के जीने के लिए उन्हीं के प्रकार वातावरण का हम लोग क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। देखिए, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके ही स्थान के अनुरूप, उनके ही जीवन जीने के वातावरण के अनुकूल दिशाओं के अनुरूप उनका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय मतलब उन्हीं के स्थान के जैसा संरक्षण करना, उन्हीं के स्थान का जैसा संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। प्यारे साथियों, बहुत ही जबरदस्त यूपी टेट के लिए स्टडी 91 आप सभी के लिए लाया है पाठशाला बैच। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप अपने गूगल प्ले स्टोर से, साथ ही अपने आप को रजिस्टर्ड करें और वहां से आप यूपी टेट के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स का नाम है पाठशाला बैच। क्या है? पाठशाला बैच। और फीस एकदम न्यूनतम है आपके पाठशाला बैच की। कितनी? मात्र 999 रुपये। या फीस हम लोगों ने पहले 1999 रखा था, लेकिन अब आपके लिए इसको काट करके कितना कर दिया गया? 999 रुपये कर दिया। आप शानदार तरीके से, आप सभी के एग्जाम भी होने हैं जनवरी में, इसलिए आप लोग लग जाइए तैयारी में। बहुत ही शानदार तैयारी से प्रिपरेशन आपके लिए कराई जा रही है। चलिए साथियों, 2011 के क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 2011 के क्वेश्चन का आखिरी पार्ट आपको बताना है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है, ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, इनहाइड्रस लवण,
हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। आप देखेंगे क्या है, हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। हाइड्रोस्कोप का मतलब होता है जो जल को स्कोप कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, यानी ऐसा लवण जो जल को अवशोषित कर ले अपने अंदर, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक लवण। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्कोपिक लवण, ऐसा लवण जो जल को अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो साथियों, ये रहा आज के यूपीटेट के 2011 जो 13 नवंबर को आपका पेपर हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यूपीटेट के एनवायरमेंटल स्टडीज का। और पुनः आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग करके आपके लिए पाठशाला बैच को लॉन्च किया है। आप आराम से हमारे गूगल प्ले स्टोर से जा करके स्टडी 91 को डाउनलोड करें, वहां से आपको और सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। मात्र 999 रुपए में आपकी यूपीटेट की कोर्स ने लॉन्च किया है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके लिए, और आप जाकर के यूपीटेट को खोलेंगे तो वहाँ पर आपके हमारे सारे टीचर्स मिलेंगे, इंट्रो वीडियो मिलेंगे, सिलेबस मिलेंगे, हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो सब आपको मिलेगी, कौन कितने सालों से कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और रही बात प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो प्रीवियस ईयर का पेपर चलता रहेगा। नेक्स्ट कल हम लोग पुनः आपके लिए जो प्रीवियस का पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज में लाएंगे वह होगा 2013 का पेपर, क्योंकि 2012 में टेट का एग्जाम नहीं हुआ था, तो उसी की कड़ी में हम लोग 2013 के पेपर को देखेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए साइको का भी पुराना पेपर होगा, 2011-12 का भी 2011 का होगा, हिस्ट्री माफ करिएगा क्या बोलते हैं संस्कृत का भी पेपर आपके लिए होगा, मैथ का भी होगा, यानी हर सब्जेक्ट जो आपके टेट में आते हैं सारे प्रीवियस के पेपर आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।